जो लड़की वो नारा दी, हो सकता है कि उसको पैसे दे करके नारा दिलाया गया हो, वो कौन उसको 5 लाख का इनाम दिया है। वैसे ही इतना बड़ा षड्यंत्रकारी और भारत विरोधी तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। आपके धर्म की जो नौटंकियां हैं वो आपका धर्म है और हमारे धर्म के जो आदर्श हैं वो क्या है। तो अगर आपको हिजाब पहनने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे गमछे से आपको क्या आपत्ति है। अगर सारी लड़कियां बिकनी पहन के कॉलेज में बैठने लगे तो शिक्षक पढ़ाएगा या लड़के लड़कियों का झगड़ा सुलझाएगा। मैं इन टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है भारत विरोधी गैंग मानता हूं और शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी जो मतलब इस तरह का सिंबल नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं जो बोल पा रहा हूँ, शायद हिजाब और बुर्का विवाद पे मैं बोल पा रहा हूँ एक शिक्षक होते हुए, तो मैं बोल पा रहा हूँ इसलिए कि मैं नरेंद्र मोदी के शासन में हूँ। शायद मैं कांग्रेस के शासन में होता तो मैं नहीं बोल पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवंडियन और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात करेंगे वो मुद्दा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। गीता में कहा गया है कि धर्म ही हमारी पहचान है। अगर धर्म ही नहीं रही तो हमारी पहचान विलुप्त हो जाएगी। आज भारत में दो संस्कृतियां, भिन्न भिन्न संस्कृतियां आमने सामने हैं। हमारा इशारा भारत में कर्नाटका से शुरू हुई हिजाब मामले की तरफ है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सकेत रमन के साथ हैं। आज सर से हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, उनके कुछ विचारों और हमारे कुछ सवाल के साथ। सर, सबसे पहले आप बताइए कि कर्नाटक से जो शुरू हुई हिजाब मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं। धन्यवाद राहुल, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, हिजाब और बुर्का शब्द, जो बुर्का नशी शब्द जो है बड़ा लोकप्रिय है। वो क्या एक गीत है फिल्म का कि पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूँ तो अकबर मेरा नाम नहीं। तो आज जो इस विवाद को की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से, एक शिक्षक की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये एक तरीके से राजनीतिक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है और एक राजनीतिक और रणनीतिक विवाद है। अभी कुछ दिन पहले आप जब इसके पूरे समीकरण को देखेंगे तो इस पूरे समीकरण में देखें कि कुछ दिन पहले ओवैसी साहब पे गोली चल जाती है। उसके बाद फिर ये कर्नाटका में जो है ये हिजाब का विवाद हो जाता है और उसको लेकर के कांग्रेस और जो बाकी विरोधी दल है वो एक तरीके से जो भाजपा के विरोध में एक जनमत बनाने के लिए, भाजपा के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एकजुट करने के लिए वो इस तरह के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इस तरह के मतलब षड्यंत्रकारी मानसिकता के तहत विपक्षी पार्टियां काम कर रही हैं, जिससे कि क्योंकि उनको डर है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा की जीत कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को मजबूत करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है उसको मजबूत करेगी और उसको एक सशक्त आधार मिलेगा। विपक्षी कुनबा और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो भारत विरोधी भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि मैं इन टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है भारत विरोधी गैंग मानता हूं। तो ये एंटी नेशनल जो गैंग है, भारत विरोधी जो गैंग है, ये मुस्लिम और हिंदू के नाम पर देश को बांटना ही इसकी राजनीति का मुख्य एजेंडा रहा है, मुख्य मुद्दा रहा है। बाकी इनके पास मुद्दे नहीं है। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। नहीं है, जैसे कांग्रेस को आप ले लीजिए कि कांग्रेस में राहुल और प्रियंका रूपी दो जो अनट्रेंड बच्चे, मतलब कि वो बुजुर्ग हैं, मुझसे बहुत अधिक उम्र में हैं, लेकिन मैं उनको अनट्रेंड बच्चा कहता हूं। प्रियंका कहती है कि प्रियंका कभी स्कूल ही, कई उसके इंटरव्यू है जिसमें प्रियंका कहती हैं कि प्रियंका कभी स्कूल ही नहीं गए। अब आप देखें इस हिजाब विवाद को किस तरह का ट्विस्ट वे देती हैं। वो कहती हैं कि कोई घूंघट में जाए, कोई बुर्के में जाए, कोई बिकनी पहन करके जाए। तो अब बताइए कि अगर किसी कॉलेज में, किसी शैक्षणिक संस्थान में वो एक दिन के लिए भी पढ़ने गई होती या उनके परिवार में कोई पढ़ने गया होता
तो ये एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है। किसी भी माता पिता, भारत के आप किसी भी माता पिता से पूछ लीजिए, मैं भारतीय, मैं मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं कर रहा, किसी माता पिता से पूछ लीजिए, वो इवन इफ की क्रिश्चियनिटी को, वेस्टर्न कल्चर को मानता है, उससे भी पूछ लीजिए कि क्या उसकी बेटी बिकनी पहन करके अगर कॉलेज में जाएगी तो पढ़ाई होगी क्या। अगर सारी लड़कियां बिकनी पहन के कॉलेज में बैठने लगे तो शिक्षक पढ़ाएगा या लड़के लड़कियों का झगड़ा सुलझाएगा। तो इस तरह की मूर्खता, बिकनी पहन करके और स्विम सूट पहन करके लोग नहाने जाते हैं कहीं भी, वेस्टर्न कंट्री में भी, जिससे प्रियंका बिकनी के जिस कंसेप्ट की बात कर रही है, तो ये इतनी खोखली मानसिकता के लोग हैं कि इनका जो पीए लिख करके दे देता है कि मैडम हाई बोल देना है, ये बस उतना ही बोलेंगे। बिकनी लिख के दे दिया तो वो ट्वीट जो है बिकनी कर देंगे। उनको पता ही नहीं है कि बिकनी किस तरह से जो है, इस पे लोग क्या इसके बारे में सोचेंगे। एक कांग्रेस जैसी मान्यता प्राप्त पार्टी जिसका स्वतंत्रता से बहुत पूर्व का इतिहास है, ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस पूरे भारत के लिए एक शोक का क्षण है कि उसकी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी, जो एक महिला हैं, जो एक स्त्री हैं, उनको किस तरह बोलना चाहिए ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं समझ में आता है। आप विरोध कर रहे हैं जिस मोदी नीति सरकार का या मोदी जी की नीतियों का, आप जरा देखें कि उस व्यक्तित्व से अगर आप तुलना करें तो वो एक पर्वत है और आप एक राई के कण हैं। आप उसके सामने राई के कण भी नहीं है। मतलब कि आपको तो ये भी नहीं पता है कि स्कूल में पढ़ा कैसे जाता है, स्कूल में बैठा कैसे जाता है। बिकनी पहन के क्या भारत ही नहीं, मुझको लगता है कि इंग्लैंड में भी कोई किसी का कोई विद्यार्थी जो है कॉलेज में और स्कूल में नहीं जाता है, लेकिन उनकी अगर चले तो वो इसको बिकनी को भी परमिट कर देंगे। तो मतलब इन लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था, जो हमारा शिक्षकीय समुदाय है, वो जो है एक मजाक की तरह ये लोग लेते हैं। इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता है कि कौन से शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए। एक राजनेता, मतलब राजनेता तो खैर अब कोई है ही नहीं, ये सब नेता हैं। तो एक नेता जो है वो क्या होता है कि लीडर शब्द का मतलब होता है जो समाज को लीड करे, सही दिशा में ले जाए, सही दृष्टि दे समाज को। इन लोगों का क्या है कि इनको समाज को दृष्टि नहीं देनी है, अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखने के लिए ये हिजाब विवाद जो है अपनाया गया। इस हिजाब विवाद को तूल दी गई, हवा दी गई, जिससे कि आपके इन दलों के ये जो छोटे छोटे जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिसमें पापा, बाबा, नाना, बेटा, पोता, कल इनका जो कोई पैदा लेने वाला होगा उसको भी ये अध्यक्ष बना देंगे पैदा लेने से पहले ही। राहुल गांधी जन्म लेने से पहले ही मतलब कांग्रेस में जो है अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मटेरियल बन गए थे, जन्म लिए थे उससे पहले। तो ये सब जो इस तरह की पार्टियां हैं, ये लोकतंत्र के लिए, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे अपने आज तक के एक इंटरव्यू में कि इस तरह के दल जो है ये असली मायने में राजशाही के निशानी है और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये टुच्ची पार्टियां जो है, अगर आप भारत में ये हिजाब, बुर्का और इस तरह के छोटे मोटे विवादों को राजनीतिक और एक बड़ा एजेंडा में, आज हिजाब और इस विवाद को लेकर के बंगाल में प्रदर्शन हो रहा है, बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ये कोई विवाद ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई लड़की जा रही है हिजाब या बुर्का पहन करके, हर स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाने का अधिकार है। वो लड़के या लड़की जो बुर्का पहन के किसी कॉलेज के नियम का विरोध करते हैं, वो किसी ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए गए पब्लिक स्कूल में 12वीं तक पढ़ते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जा करके कहते कि हम नहीं बुर्का पहन के जाएंगे, हिजाब पहन के जाएंगे। वहाँ पे वो नहीं कहते, लेकिन यहाँ उस विवाद को तूल देना है, उससे फायदे उठाना है और उसका एक राजनीतिक स्टंट के रूप में, पॉलिटिकल स्टंट, ये स्टंटबाज हैं और इनका एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में यूज करके देश की जनता को बरगलाना है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। ये बरगलाने की पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। मोदी जी के पास देने के लिए है तो वो जो है बरगलाने की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो एक सुचितापूर्ण राजनीति का युग पुरुष है नरेंद्र मोदी, भारतीय राजनीति का, जिस व्यक्ति ने राजनीति को नए तरीके से परिभाषित किया। आप सोचिए, जमीन से चला एक व्यक्ति
और आज जिस बुलंदी तक पहुंचा है, आज भारत का जो गौरव पूरे विश्व में स्थापित है वो अभूतपूर्व है। ऐसा कभी हुआ नहीं था, ना भूतो ना भविष्यति। भविष्य में अब क्या होगा वो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ना भूतो ना भविष्यति। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से ये देश चल रहा है, जिस तरह से आज हम जो एक सशक्त के रूप में मैं जो बोल पा रहा हूँ, शायद हिजाब और बुर्का विवाद पे मैं बोल पा रहा हूँ एक शिक्षक होते हुए, तो मैं बोल पा रहा हूँ इसलिए कि मैं नरेंद्र मोदी के शासन में हूँ। शायद मैं कांग्रेस के शासन में होता तो मैं नहीं बोल पाता। तो ये जो बोलने की, ये जो कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं, और इसीलिए कांग्रेस को उसका पाप ही ले डूबा। कांग्रेस को उसका पाप ही, अपने पाप के दलदल में कांग्रेस खुद नष्ट हो गई। कांग्रेस ने अपने परिवारवाद और टुच्ची राजनीति, व्यक्तिगत स्वार्थ में सब कुछ नष्ट कर दिया। सर, इसमें मेरा सवाल है कि लड़कियों का, छात्राओं का, मुस्लिम छात्राओं का हिजाब पहन के जाना और वहाँ हिंदू छात्राओं द्वारा उसका विरोध प्रदर्शन करना, तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं कि जैसे हिजाब पहन के वो जा रही हैं, उनका वो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करना भी सर वहाँ पे अब यहाँ प्रश्न ये है कि आप हिजाब पहन के जा रहे हैं तो आप विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ भारत में एक बहुत बड़ी विसंगति है कि हम चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं तो हमको सांप्रदायिक कहा जाएगा। हम टीका लगाते हैं तो हमको सांप्रदायिक कहा जाएगा। एक मुसलमान टोपी पहनता है तो उसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। मतलब आप गौर कीजिए, एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के जा रही है तो ठीक है, उसको अधिकार है। हिंदू लड़का अगर गमछा ओढ़ के जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? वो भी उसका अधिकार है। आप क्यों मान रहे हैं कि वो आपके विरोध में जा रहा है? भाई आप तो वो भी मान सकता है कि आप हिंदुत्व के विरोध में जो है बुर्का पहन के जा रहे हैं। आप हिंदुत्व के विरोध में बुर्का, आपके मन में रिएक्शन है, आप रिएक्शनरी हैं, आप प्रतिक्रियावादी हैं। भारत के जितने मुस्लिम नेता हैं सारे प्रतिक्रियावादी राजनीति से पैदा लिए हैं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीति, भारत में प्रतिक्रियावाद का जनक मोहम्मद अली जिन्ना था, जो जिसका पैदाइश ही कांग्रेस से प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। और उसके जितने उत्तराधिकारी हैं, ओवैसी से लेकर के ये सारे जो बेवकूफ़ टाइप के, ये सारे लोग जो है उसी प्रतिक्रियावादी राजनीति की उपज है। तो इसलिए इनको केवल प्रतिक्रियावाद दिखता है। जब तक एक मुस्लिम लड़की, एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अगर नमाज अदा करता है, कहीं भी, कहीं अपने ऑफिस में ही बैठ के करता है, या वो अपनी पूजा पद्धति जो है, मैं सम्मान करता हूँ इस्लाम की पूजा पद्धति का, मैं सम्मान करता हूँ एक व्यक्ति के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, लेकिन वो कहीं भी वो पूजा पद्धति अपनी अपनाता है, करता है, तो उसको सांप्रदायिक नहीं कहा जाता। एक हिंदू व्यक्ति, एक हिंदू शिक्षक अपने संस्थान में अगर सरस्वती पूजा करा दे तो ये सारे के जो है दिल पे सांप लौटने लगता है कम्युनिस्टों के, और वो कहते हैं ये टीचर जो है ये जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। मतलब भाई तू अपने धर्म को मान तो तू जो है न्यूट्रल है और तू जो है धर्मनिरपेक्ष है, और मैं अपने धर्म को मानूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया। तो ये जो दोगली मानसिकता है इससे बाहर निकलना होगा। अगर हिजाब पहनना उनका अधिकार है, वो हिजाब पहन के खुश हैं, तो ये गमछा ओढ़ करके खुश हैं। गमछा हमारी जो है हमारी शान है, भगवा गमछा जो है हमारी पहचान है। तो अगर आपको हिजाब पहनने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे गमछे से आपको क्या आपत्ति है? आप उसको क्यों मान रहे हैं? तो हम भी तो बच्चे जिन्होंने भगवा गमछा ओढ़ा था वो ये भी तो कह सकते हैं कि ये लड़कियां जो है हमारे भगवा गमछा के एंटी में इसको पहन रही। अगर आप अपने धर्म के आदर्शों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी अपने धर्म के आदर्शों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी जो मतलब इस तरह का सिंबल नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस तरह का सिंबल नहीं होना चाहिए। और आप देखिए पब्लिक स्कूल में सारे हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तो कोई नहीं। क्रिश्चियन स्कूल में, मिशनरी स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वहाँ तो नहीं पूछने जाते हैं कि टीचर ने क्यों मना कर दिया कि आप हिजाब हटा दीजिए, बुर्का हटा दीजिए। वही उसी लड़की का सोशल मीडिया पे, हालांकि वो तस्वीर गलत है, सही है, मैं इसमें नहीं पढ़ता, लेकिन अगर थोड़े देर के लिए मान लीजिए वो सही है तो आप उसको एक फ़ोटो में दिखा रहे हैं, कहीं आप नारे लगवाने में बुर्का पहना के दिखा रहे हैं और बाहर वो जा रही है तो वो जो है बुर्का खोल दे रही है।
तो क्या मतलब है इस, और जो भारत के ये जो कम्युनिस्ट तथा कथित प्रगतिशील प्रगतिवादी जो लेखक हैं, जो आलोचक हैं, जो मानवाधिकार के जो ठेकेदार हैं भारत के, जो मोदी सरकार में उनको बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन दिखता है, तो ये बुर्का नशी क्या है? ये भी तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। एक महिला को आप जबरदस्ती पर्दे में क्यों रखना चाहते हैं? आप उसको, जो लड़की वो नारा दी, हो सकता है कि उसको पैसे दे करके नारा दिलाया गया हो, वो कौन उसको 5 लाख का इनाम दिया है, तो उसको पहले ही फोन कर दिया और बोला हो कि सुनो 5 लाख देंगे, ऐसे ऐसे नारा लगा, वो लगा दी। ठीक है सर, लास्ट मेरा सर क्वेश्चन ये है कि ठीक यूपी चुनाव के मतलब ठीक पहले, ये तो विवाद सर 28 दिसंबर से ही चल रहा है, लेकिन सर ठीक यूपी चुनाव के पहले ये एजेंडा इतना पूरे देश में हावी हो गया कि हम इस पे आपसे राय ले रहे हैं, आपकी नजरिया अगर जान रहे हैं, आपके दृष्टिकोण के देख रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा सर यूपी चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी चीज आप अपने प्रश्न का उत्तर जो है आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि ये विवाद पहले से शुरू हुआ। आज के डेट में जैसे यूपी चुनाव नज़दीक आया और वोटिंग जो है आज 10 तारीख है, वोटिंग जब नज़दीक आया तो एकाएक जो है पूरे देश में ये फैल गया कि अरे बाप रे बाप, हिजाब का बहुत भयंकर विवाद हो गया है और मुस्लिम लड़की अल्लाह अकबर कर रही है। ठीक है, अगर कोई हिंदू लड़की जय श्री राम से बोलती होती तो ये जो है ये आलोचक 50 बार उसकी आलोचना करते कि शैक्षणिक संस्थान में जय श्री राम कैसे बोल रही, और आलोचनाएं होती है। तो आप देखिए कि ये एजेंडा कितना प्लान था। इसमें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, सबका प्लान्ड जो है सिस्टम था, और उस प्लान्ड सिस्टम में इस चीज को र्यूमराइज किया गया, इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई गई और इसको एक नेशनल एजेंडा बना दिया गया। ये एक लोकल एजेंडा भी नहीं, ये तो एक संस्थान की बात है, ये एक डिपार्टमेंट की बात है, ये कॉलेज की बात है। ठीक है, वहाँ अगर कोई समस्या है प्रिंसिपल सुलझाएगा, लेकिन इसको नेशनल एजेंडा बना दिया गया। नेशनल एजेंडा बनाने से फायदा क्या, टारगेट क्या है कि हमारे मुस्लिम वोटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30% के लगभग लोग अनुमान बताते हैं कि आज जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ लगभग जो है 30% या 27% मुस्लिम वोटर हैं। तो अगर 27% मुस्लिम वोटर ओवैसी के लिए गोलबंद हो जाते हैं या विपक्ष के लिए गोलबंद हो जाते हैं, हिंदू तो गोलबंद होते नहीं हैं, हिंदू तो हम विचार वाले हैं, हम विचारधारा। हिंदू तो आपको वैसे ही मिलेंगे कि आप ही के हिंदू आप ही के राम और कृष्ण को गाली देते हैं, आप ही के हिंदू ना गाली देते हैं तुलसीदास को, आप ही के हिंदू जो है रामायण को गाली देते हैं, आप ही के हिंदू कम्युनिस्ट जो जेएनयू में बैठे हुए हैं सरकारी दामाद, वो जो है गाली देते हैं हिंदुत्व को। तो इस तरह के मूर्खों का क्या लेना देना है? और ये एक फिक्स एजेंडे के तहत किया गया है, प्लांटेड एजेंडे के तहत। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है विपक्ष का, मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन का। हो सकता है कि इसका फायदा ओवैसी को मिले, इट में भी इसकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसने पूरा प्लान ही इसीलिए रचा है, इसी फायदे के लिए। अगर 5 विधायक भी ओवैसी के आ जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो अभी तक एक भी उसका विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रेजेंस नहीं है तो वो बहुत बुद्धिमान और धूर्त आदमी, मतलब बुद्धिमान तो नहीं है, धूर्त है। बुद्धिमान अगर होता तो वो भारतीय होता, उसके हृदय में भारत बसता। चूंकि वो धूर्त है तो इसलिए उसके हृदय में राजनीति बसती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरे हिजाब, कर्नाटक से जो उठी हिजाब मामले को समेटते हुए सारे सवाल को आपने बताया, अपनी दृष्टिकोण रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो दोनों धर्म हैं, दोनों धर्म के लोगों को समझना चाहिए इन पॉलिटिकल स्टंट को, और इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, आप करें, लेकिन एक औपचारिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, समाज में चलने, इनकी कुछ मर्यादाएं हैं, तो उन मर्यादाओं के साथ साथ हम सभी अपने दायरे में रहे। क्योंकि एक बहुत पुरानी अंग्रेजी कहावत सभी लोग सुनते हैं, अक्सर बोलते भी हैं कि योर फ्रीडम मीन्स वेयर माई नोज बिगिंस, मतलब कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी राख शुरू होती है, तो मतलब जहाँ मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है। तो हम सभी एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। पहनावा निश्चित तौर पे व्यक्तिगत जो है अधिकार है, लेकिन वो पहनावा क्या मानवाधिकारों के उपयुक्त है या उसका उल्लंघन कर रहा है, वो मुस्लिम महिलाओं के हितों की हत्या कर रहा है, इन चीज़ों पर भी हमको विचार करना होगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हम आगे भी ऐसे महान प्रोफेसर सर से बात करते रहेंगे और प्रतिक्रिया लेते रहेंगे नए मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।